नमस्कार, आप देख रहे हैं Ibs24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जाति मामले की लड़ाई अब अमित जोगी और रेणु जोगी लड़ेंगी। अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी ने बताया कि जाति मामले में राजनीतिक द्वेष से ग्रसित हाई पावर कमेटी के 23 अगस्त 2019 को दिए गए अन्यायपूर्ण निर्णय के विरुद्ध पापा अजीत जोगी ने हाईकोर्ट बिलासपुर में रिट पिटीशन लगाई थी। अमित ने बताया कि याचिकाकर्ता मेरे पिता अजीत जोगी जी के स्वर्गवास के कारण उनके कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते अन्याय के विरुद्ध जारी इस लड़ाई को मैं और मेरी मां रेणु जोगी आगे बढ़ाएंगी और इस संबंध में 22 जून 2020 को हम दोनों ने हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिकाकर्ता बनने आवेदन दाखिल किया है। अमित ने बताया कि मैं पापा के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों को बता देना चाहता हूं कि वो चाहे कितनी भी मेहनत करें, आदिवासी मान और अस्तित्व का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी फुल लाइन पर जुड़े हैं। सौरभ, क्या मायने निकाले जाए अमित जोगी के इस बयान के और जो निर्णय वो लेने जा रहे हैं उसके? बिल्कुल, देखिए, जोगी का निधन जो है 29 मई को हुआ पिछले तारीख को, और स्पष्ट तौर पर देखने को मिला कि अजीत जोगी जो हाई पावर कमेटी के निर्णय के खिलाफ में जो है रिट पिटीशन लगाए थे बिलासपुर हाई कोर्ट में। दरअसल उस जो निर्णय है उसमें जोगी की जाति को लेकर निर्णय आया था कि जोगी आदिवासी नहीं है। इसके बाद से जोगी ने रिट पिटीशन लगाया था बिलासपुर हाई कोर्ट में। उसके बाद देखा गया कि जोगी का निधन हो गया 29 मई के। अब कहीं ना कहीं एक याचिकाकर्ता के रूप में जो है उत्तराधिकारी के रूप में अमित जोगी और रेणु जोगी को आगे बढ़ना था। तो ऐसे में जो है 22 जून को जो है अमित जोगी और रेणु जोगी ने बिलासपुर हाई कोर्ट में आवेदन किया है कि हमारे पिताजी और अर्थात उनके जो पति हैं उनका निधन हो चुका है। तो ऐसे में अब आगे जो कानूनी कार्रवाई के लिए हम याचिका करता होंगे अजीत जोगी के जो है इसमें। उसके बाद साफ तौर पर देखने को मिला कि अमित जोगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो अजीत है, अर्थात अपने पिता को कह रहे हैं कि वो अजीत है, अन्याय को हमेशा हराया है और हमें भी लड़ना सिखाया है। निश्चित तौर पर अजीत जोगी का ये जाति वाला मामला अभी आने वाले जो है सालों तक जो है चलेगा, क्योंकि अभी मरवाही में उपचुनाव है। क्योंकि अजीत जोगी के जाति को लेकर निर्धारण के बाद ही कहीं ना कहीं अमित जोगी और रेणु जोगी के जाति को लेकर होगा। तो ऐसे में आने वाले दिनों में बढ़ेगा। तो ऐसे में अमित जोगी और रेणु जोगी पूरे याचिकाकर्ता के रूप में एक आवेदन किया है कि हमें याचिकाकर्ता बनाया जाए ताकि आगे की लड़ाई हम लड़ सके। चलिए, तो कुल मिलाकर उपचुनाव है और उपचुनाव के बीच अगर अमित जोगी ऐसा बयान दे रहे हैं तो इसके साफ मायने ये कि इस मामले को जीवित रखा जाए और कहीं ना कहीं एक संदेश आम जनता के लिए भी। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। भाजपा की वर्चुअल रैली को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश के करीब आधा दर्जन नेताओं ने संबोधित किया। प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित न करें वरना दोबारा सत्ता में आने में 25 साल लग जाएंगे। भाजपा की वर्चुअल रैली को कांग्रेस ने फ्लॉप शो बताया है। ये तस्वीरें रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई वर्चुअल रैली की है, जिसे संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, भाजपा सांसद सरोज पांडे, पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए भाजपा नेताओं ने क्वारंटाइन सेंटर में हो रही लगातार मौतों को लेकर भी सवाल उठाए। साथ ही कोरोना काल में मोदी सरकार के कामकाज की तारीफों के पुल बांध दिए। मजदूर जो आए उनको जो क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, सरपंच के भरोसे छोड़ दिया, पंचायत के भरोसे छोड़ दिया, कोटवाल उसकी निगरानी कर रहा है। और ये हालत हो रहा है कि हिंदुस्तान में शायद किसी राज्य में हुआ होगा कि क्वारंटाइन सेंटर में मौत हो रही है, लोग फांसी लगा के मर रहे हैं। 2 लोगों को सांप के काटने से मौत हो गई, 12 लोगों की मौत हो गई है। क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, वो यातना गृह के रूप में बदल गया है। मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि हमारा कोई जवान अगर शहीद होता है तो 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उस परिवार के सम्मान के लिए हम देते हैं। छत्तीसगढ़ में तो मात्र 20 लाख रुपए की राशि दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का सोच अलग है। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। ये संदेश है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। भाजपा की वर्चुअल रैली को फ्लॉप शो बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश के नेताओं को जब यहां के कार्यकर्ताओं और आम जनता से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उन्हें वर्चुअल रैली के लिए मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को आयात करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कोई उनके नेता नहीं है, मध्य प्रदेश से नेता आयातित करके वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे हैं। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, छत्तीसगढ़ की सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं मगर उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में इतना कोरोना आकार मचा हुआ है, वो उसको संभल नहीं पा रहा है तो वो क्या करेगा? ये पूरा प्रोपेगेंडा है, इसका कोई उचित नहीं है। भाजपा ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ के 3 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता समेत 10 लाख से ज्यादा लोग इस वर्चुअल रैली से जुड़े। कांग्रेस ने इस दावे पर भी सवाल उठाए हैं। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पीएम केयर फंड और चीन सीमा पर तनाव को लेकर केंद्र सरकार पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री बघेल पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चीन के लिए नरम रुख अपनाते हैं। सीएम ने कहा कि पीएम केयर फंड में चीन से शत्रुता के बावजूद पैसे क्यों ले रहे हैं। इस फंड में 9,678 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। किसी को नहीं मालूम ये फंड कैसे संचालित हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने हमेशा चीन का दौरा किया। रमन सिंह करोड़ों रुपए खर्च कर चीन गए लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। सीएम ने कहा कि मोदी सीएम रहते कई बार चीन गए। वहीं गृहमंत्री अमित शाह के दो हाथ करने वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग गुंडे बदमाश करते हैं। सीएम शिवराज सिंह के छत्तीसगढ़ में जवानों के अपमान वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसी जवान के प्राणों की कीमत पैसों से नहीं होती। सीएम ने कहा कि केंद्र और भाजपा को चीन मुद्दे पर जवाब देने की बजाय सालों पहले राजीव गांधी फाउंडेशन को प्राप्त राशि का मुद्दा उठाकर असली मुद्दों से भागना चाहती है। सीएम ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन पर आरोप बेबुनियाद है। ये जो विवादास्पद जो चीनी कंपनियां हैं और तनाव के बीच में सैकड़ों करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में लिए हैं, तो क्या यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं? तो ये तो दो हाथ हो जाए, ये तो गुंडे बदमाश की भाषा हो सकती है। कोई प्रजातंत्र में दो हाथ किया जाता है क्या? ये तो अखाड़े में या तो पहलवान लोग करते हैं, दो हाथ करते हैं, या गुंडे बदमाश गली मोहल्ले में करते हैं। तो भाषा किस प्रकार की है आपकी? प्राणों की कीमत पैसे से नहीं आंका जा सकता, भावनाएं होनी चाहिए और वो हमने किया है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में आपने देखा होगा स्वर्णबेर जी, आपके कार्यालय के बगल में ही मेकाहारा हॉस्पिटल है और वहाँ शहीदों के जो वर्दी है किस प्रकार से कूड़ेदान में फेंके गए थे, इसको आपने भली भांति देखा होगा। चीन मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच ट्विटर वॉर और बयानबाजी का दौर जारी है। कल सरोज पांडे के चीन दौरे पर सवाल उठाने की बजाय आज कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते 2016 में किए गए चीन दौरे को लेकर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि चीनी कंपनियों को छत्तीसगढ़ लाने का सपना रमन सिंह ने देखा था, जिन्होंने चीन जाकर विभिन्न कंपनियों से 22,000 करोड़ रुपए के MOU किए थे। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि जो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पार्टी कार्यालय बना है उसमें भी चाइनीज फर्नीचर लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने हमेशा चीन का दौरा किया। रमन सिंह करोड़ों रुपए खर्च कर चीन गए लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। वहीं रमन सिंह ने साफ किया कि चाइना दौरे में कोई MOU नहीं हुआ था। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री 5 बार दौरा किए, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दौरा किया, लेकिन रिजल्ट क्या आया है ये पूरा प्रदेश जानता है कि एक भी पैसे के यहाँ निवेश नहीं हुआ है और बार बार यहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्रीगण चीन की यात्रा किए। पता नहीं कहाँ सपना आता है उनको। ये तो सपना आता है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सर आपके समय में लेकिन चीन की कंपनियों से MOU हुआ था, उसको अभी क्या करना चाहिए, उस पर क्या विचार आपको? नहीं, कोई ऐसी विषय और ऐसा कोई प्रोग्रेस कोई बात नहीं हुई थी।
चाइना जाना एक अलग विषय। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, पूर्व सीएम रमन सिंह को हम लोग सुन रहे थे कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हाँ, चीन में कोई एमओयू नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस लगातार हमलावर है, कह रही कि कांग्रेस के जो प्रदेश भाजपा के जो भी मुख्यमंत्री वो सभी चीन दौरा कर चुके हैं। क्या मायने निकाले जाए, क्या ये बयानबाजी लगातार जारी रहेगी? दुनिया की बिल्कुल, देखिए जो मुख्य मुद्दा है जिस पर वास्तव में दोनों पार्टियों को, कांग्रेस और बीजेपी को, केंद्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, इस एक मुद्दे पर जो है साथ होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है लगातार बयानबाजी कर रही है, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, जो कि देश के हित में देखा जाए तो सही नहीं है। दोनों पार्टी को एक साथ आना चाहिए और एक साथ जो चीन के खिलाफ और जो अन्य पड़ोसी देश जो अभी हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन पिछले 4 दिनों से देखा जा रहा है कि ट्विटर वार लगातार जारी है। एक और जब बीजेपी कुछ बात कहती है तो कांग्रेस उस पर ट्वीट करती है, कांग्रेस कुछ ट्वीट करती है तो फिर बीजेपी कहती है। तो पूरा 4 दिन से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। और पूरे तरीके से देखा जाए तो अगर जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन कांग्रेस का है, जो 1991 में कांग्रेस ने बनाया था, राजीव गांधी की सोच, राजीव गांधी के जो विजन थे उस पर काम करने के लिए, कहीं ना कहीं एक जो फाउंडेशन है वो पैसे मिलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मिलते रहते। इसी तरीके से जैसे कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विवेकानंद फाउंडेशन जो भाजपा से जुड़े लोगों का है उन्हें भी पैसा मिला है, तो ये भी कहीं ना कहीं पैसे, जो फाउंडेशन एनजीओ बने तो निश्चित रूप से पैसे मिलेंगे। लेकिन वर्तमान हालात में जो है अगर दोनों पार्टियों को मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए सीधे चीन के खिलाफ, वो नहीं दिख रही है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इससे जो है देश को कुछ मिलना जुलना नहीं है, देश की जनता भी इससे कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि दोनों पार्टियों को जो एक साथ लड़ना चाहिए उसके इससे हासिल होगा। आज जैसे कि सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से कहा कि अगर चीन जैसे दौरा हुआ है, जैसे कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि चीन के सपने देख रहे थे रमन सिंह, तो रमन सिंह ने उस पर पलटवार किया, तो इससे हासिल कुछ होना नहीं है। लेकिन लगातार बयानबाजी जारी है। केंद्रीय स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार बयानबाजी पर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात राहुल, एक मैं बता दूं कि वास्तव में यहां पर अगर जवाब देना है केंद्र की सरकार को, केंद्र की सरकार किसी इस मुद्दे पर जो है पर्टिकुलर जवाब ना देके दूसरे मुद्दे पर डाइवर्ट कर रही है। यह वास्तव में यह होना चाहिए कि केंद्र की सरकार को जो है अपना एक अलग रुख्तियार अपनाना चाहिए इस चीन के मुद्दे को लेकर, और बाकी जो पार्टी का जो अपना अलग कार्य है वो अलग होना चाहिए। लेकिन बयानबाजी, ट्विटर वार लगातार जारी है और कहीं ना कहीं इससे जो कांग्रेस और भाजपा की अपनी जो सोच है वो सामने आ रही है और उस पर जनता जो है निर्णय लेने जाएगी। अब यह है कि दोनों ही को ही मिलकर लड़ना होगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ होना होगा, क्योंकि इस वक्त जो है सीमा पर तनाव है और ऐसे में पूरी दुनिया को संदेश देना है कि भीतर में हम सब एकजुट हैं। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ। बढ़ते आगे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर मोहन मरकाम को आज 1 साल पूरा हो गया और मोहन मरकाम ने बहुत सारी बातें कही है। आइए आपको सुनाते हैं, हमारे सहयोगी सौरभ परिहार ने उनसे चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद के रूप में मोहन मरकाम को 1 साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान उनके 1 साल में देखने को मिला कि कई उपचुनाव हुए, नगरीय निकाय, पंचायती चुनाव हुए, सब में कांग्रेस को सफलता मिली। लेकिन अब भी जो है कई चुनाव और कई चुनौतियां बाकी हैं। इस वक्त हमारे साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जी है। मरकाम जी, 1 साल पूरे हो गए हैं, कैसे देखा जाए, कितनी चुनौतियां और अभी बाकी है? छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर 28 तारीख को ही सौंपी थी। आज 1 साल पूरा हो गया है। मैं हाईकमान के हमारे छत्तीसगढ़ नेतृत्व आदरणीय भूपेश बघेल साहब, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब, सभी वरिष्ठ नेताओं के जो भी मार्गदर्शन में मैं संगठन को गति देने का प्रयास किया और 1 साल के अंदर 2 उपचुनाव, नगरीय निकाय 10 के 10 नगर निगमों में और पंचायत चुनाव, सभी चुनाव में हमें जीत मिली है। छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन तालमेल के साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी, आपका दूसरा साल जो है शुरू हो जाएगा और क्या लगता है कि चुनौतियां भी और क्या क्या हैं? उसके अलावा कुछ आपने कुछ टारगेट रखा है क्या कि संगठन में ये काम किए जाने चाहिए ताकि संगठन जो है पूरी तरीके से अनुशासित रहे? हमें उम्मीद है सरकार अच्छी काम कर रही थी, इसलिए ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। आने वाला नए साल में नए जो मेरा कार्यकाल होगा, दूसरा जो कार्यकाल होगा, उसमें मरवाही चुनाव, संभावित उपचुनाव है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। हम लोगों में उम्मीद है सरकार की योजनाओं के दम पर, हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत के दम पर हम मरवाही उपचुनाव में भी हम दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे।
कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लद्दाख में भारत चीन झड़प पर बात करते हुए कहा कि भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला। मोदी के मन की बात पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी केवल मन की बात कर रहे हैं, उधर सीमा पर पड़ोसी आक्रामक हो रहे हैं। मरकाम ने कहा कि मोदी की विदेश नीति फेल है। मरकाम ने कहा कि मोदी से सत्ता नहीं संभल रही तो तुरंत इस्तीफा दें। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जब से केंद्र में बैठी है, लगातार हमारे आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, चाहे नेपाल हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, लगातार हमारे भूभाग पर आक्रमण करने का प्रयास असफल रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी को सत्ता नहीं संभल रही तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी की आत्मा की शांति के लिए सोमवार को सर्वधर्म प्रार्थना सभा और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा और ये कार्यक्रम रायपुर के सिविल लाइंस के सागौन बंगले में होगा। दोपहर 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक प्रार्थना होगी। अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी ने बताया कि पूर्व सीएम सभी धर्मों के बारे में समान विचार रखते थे, इसलिए सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों से मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया है। बता दें कि अजीत जोगी का निधन 29 मई को रायपुर के निजी अस्पताल में हुआ था और अंतिम विदाई कार्यक्रम उनके पैतृक ग्राम जोगीसार में किया गया। तब कोरोना और लॉकडाउन के चलते रायपुर से कई वरिष्ठ नेता नहीं पहुंच सके थे, इसलिए रायपुर में सोमवार को सर्वधर्म प्रार्थना सभा और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। बीजापुर में तेंदुपत्ता बोनस की मांग को लेकर करीब 2000 ग्रामीण जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुए और करीब 25 किलोमीटर पैदल सफर तय करके सोमवार को ये कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देंगे। ये आदिवासी गंगालूर क्षेत्र के हैं जो अपने साथ तीर कमान, अपने देवी देवता और खाने का सामान भी लेकर जा रहे हैं। इन ग्रामीणों का कहना है कि 2018 से अब तक तेंदुपत्ता का बोनस नहीं मिला है, इसलिए बोनस दिया जाए। साथ ही तेंदुपत्ता का भुगतान खाते में नहीं बल्कि नगद दिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि वे बैंक में खाता नहीं खुलवा सकते, जबकि हितग्राहियों के खाते में भुगतान की राशि डाली जा रही है। 2018 का 2019 का वो भी बोनस पैसे नहीं दिए हैं और हम लोग को खाता ये बोल रहे हैं कि खाता हम लोग को सब जनता खाता में मतलब खाता खोलो, खाता कहाँ से खोल सकेंगे। इसीलिए जनता पूरा पब्लिक बोल रहा है कि पूरा हम लोग को नगद पैसा चाहिए करके, ये समस्या के लिए हम लोग आ रहे हैं। जिनके खाते हैं उनको खाते में भुगतान करेंगे और BLE के माध्यम से, CSC के माध्यम से और बैंक सखी के माध्यम से भुगतान शुरू किया जा चुका है। टोटल 55 के अराउंड बैंक सखी के माध्यम से ग्राम पंचायतों में भुगतान किया जाएगा। सुकमा के दोरनापाल में सड़क चौड़ीकरण के लिए धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने आज दोरनापाल के चौराहे पर धरना दे दिया। मामला बढ़ता देख SDM और ASP मौके पर पहुंचे, उसके बाद भी लोगों का आक्रोश शांत नहीं हुआ। लोगों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस या फिर सूचना के मंदिर को हटाए जाने लगा और हनुमान जी की प्रतिमा को अपमानजनक तरीके से वहां हटाया गया, जिसका विरोध कर रहे हैं। आस्था को मान रख के हमसे पूछा जाता, हमसे सलाह लेते, हम पूजा पाठ करा के विधि विधान से उस मूर्ति को कहीं अलग जगह में शिफ्ट करते, लेकिन बेदर्दी से JCB मार के नगरीय प्रशासन और तहसीलदार ने मूर्ति को तोड़ा है। मूर्ति कहाँ गया उसका जवाब दो। आप लोग किसके दबाव में ये सब करे वो बताइए, सार्वजनिक करिए। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।